नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। असम की 61 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 688 उम्मीदवारों के किस्मत दांव पर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीएमके का घोषणा पत्र जारी। पूर्ण शराबबंदी और लोकायुक्त के गठन का वादा। किसानों की ऋण माफी के साथ अलग सिंचाई मंत्रालय बनाने का ऐलान। कोल्लम हादसे में अब तक 110 लोगों की मौत। पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। नीतीश कुमार पहली बार बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। आरएलडी के साथ विलय पर अजीत सिंह से बातचीत जारी। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए 1300 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर किसानों के खाते में राशि पहुंचाने का निर्देश। मनरेगा के तहत 150 दिन मिलेंगे काम। और सबसे पहले बात आज हो रहे विधानसभा चुनाव की। असम की 61 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बुजुर्ग मतदाता भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार वोट डालने वालों में तो गजब का उत्साह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर किस तरह से लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है और लंबी कतारों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दौर की बात करें, यानी पहले दौर की बात करें, तो असम में करीब 80% और पश्चिम बंगाल में 84% मतदान दर्ज किया गया था। ऐसे में इस दौर में भी दोनों राज्यों में भारी मतदान की उम्मीद है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज के मतदान के साथ ही असम में मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी 5 चरणों का मतदान होना बाकी है। अब बात करें असम की, तो दूसरे और अंतिम दौर के चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। आखिरी दौर की 61 सीटों पर 525 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। तकरीबन सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 1617 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। दूसरे चरण के तहत राज्य की 61 सीटों पर 48 महिला समेत कुल 525 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 12,500 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौर में गुवाहाटी, नौगांव और मोरीगांव समेत निचले और मध्य असम के इलाकों की सीटें शामिल हैं। हम लोग लोकल इश्यूज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम लोग का असेंबली का इलेक्शन होता है तो वही इश्यूज, मेनली डेवलपमेंट और वही इश्यूज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे। दूसरे दौर की 61 सीटों में से कांग्रेस 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 35 और उसकी सहयोगी एजीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी के साथ किस्मत आजमा रही बीपीएफ ने भी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। एआईयूडीएफ भी 47 सीटों पर मुकाबला कर रही है। एजुकेशन, हेल्थ, फिर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, वही सब। बेसिकली सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी हो गया अभी सब जगह पर। ज़्यादातर हमारा ये जो ये है कैपिटल टाउन या सिटी से अच्छा होना चाहिए, जो हम लोग गाँव एरिया है, ये सब में सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए। आज के मतदान के बाद राज्य की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो जाएगा और बाकी राज्यों का चुनाव पूर्ण होने के बाद 19 मई को मतगणना होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर 163 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्र इस चरण के उम्मीदवारों में सबसे प्रमुख नाम हैं। वो नारायणगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस भूया के सियासी किस्मत का फैसला भी होना है। वो सबांग सीट से चुनाव मैदान में है। आज पश्चिम बंगाल के पहले चरण के दूसरे भाग के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें राज्य के 3 जिलों की 31 सीटें शामिल हैं। लगभग 70 लाख मतदाता 8,465 मतदान केंद्रों पर 163 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों में 21 महिलाएं भी हैं।
आज जिन इलाकों में मतदान हो रहा है उनमें पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 13 सीटें हैं, जबकि बांकुड़ा और बर्धमान की 9 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी की है और सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। राज्य में 4 अप्रैल को पहले भाग के मतदान के तहत 18 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 6 चरणों में वोट डाले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विशाल दहिया हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी असम से, वहीं प्रणव गोस्वामी आसनसोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। पहले हम विशाल का रुख करते हैं, असम चलते हैं। विशाल, अब 2 घंटे बाद किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है मतदान को लेकर? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जो पहला 1 घंटा था उसकी एक जानकारी यहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई थी। लगभग 5 से 7% के बीच में मतदान हो चुका था। लंबी कतारें हैं। मतदान की शुरुआत 7 बजे हुई थी। 1-2 जगह ऐसी भी हैं जहां पर ईवीएम्स में कुछ दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन उन्हें तुरंत दूर कर लिया गया है। अब जो दूसरा आंकड़ा है वो 10 बजे सामने आना है, जो कि पहले 2 घंटे के मतदान का होगा और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो आंकड़ा दिहाई के आंकड़े में होगा, यानी कि 10% से ऊपर लगभग होना चाहिए। इसी तरह का ट्रेंड पहले चरण में भी देखने को मिला था प्रीति। यहाँ आसाम में जब पहले 2 घंटे में 10% से ज्यादा का मतदान हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे मत प्रतिशत बढ़ता गया और शाम होते होते कुल मतदान लगभग 80% से ऊपर, यानी कि 84% के आसपास था, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा था। और ऐसी ही उम्मीद इस बार भी की जा रही है। इस चरण में जो 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भी कि लोग भारी संख्या में बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विशाल, आप बने रहिए। फिलहाल हम रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। आसनसोल में मौजूद हैं संवाददाता प्रणव गोस्वामी। प्रणव, हम जानते हैं पश्चिम बंगाल अपने आप हर बार रिकॉर्ड तोड़ता आया है मतदान को लेकर, अच्छा खासा प्रतिशत देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर जो शुरुआती घंटे उससे भी अच्छी खबरें आ रही होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में हमेशा से ही जो मतदान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और जो हमने पहले दौर में हमने देखा कि 80% से ज्यादा मतदान हुआ, इस तरह की उम्मीद इस राउंड में भी हो रही है। हालांकि मैं पहले आपको यहाँ जो विजुअल्स हैं वो दिखा दूं कि इस पोलिंग स्टेशन पे जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं आसनसोल में, वहां किस तरह से लोग अभी भी लाइन में हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो यहाँ पर आए। लेकिन एक चीज जो पहले दौर के मतदान के बाद सामने आई कि जो विपक्षी दल थे उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं कहीं जो फॉल्स वोटिंग है वो हुई है और साथ ही साथ जो पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं विपक्षी दलों ने। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो 90% से ज्यादा जहां पर मतदान होगा या फिर जहां पर 10% से कम मतदान होगा वहां पर उसको एग्जामिन किया जाएगा और उसकी जांच होगी। और इन सब शिकायतों की वजह से जो सुरक्षा है वो काफी उसके कड़े बंदोबस्त है। हालांकि पहला जो दौर था वो माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म का जो एक रीजन था वो था, यहाँ पर फिर भी वो शांतिपूर्ण रहा मतदान। यहाँ पर ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिकायतें हैं राजनीतिक दलों के जो आरोप प्रत्यारोप है उसको देखते हुए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है, महिलाओं में, बुजुर्गों में अपने वोट के हक के इस्तेमाल को लेकर एक जागरूकता है और वही तस्वीरें सुबह से हमें दिखाई दे रही है पोलिंग स्टेशन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल, आपका भी असम से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि ने इसे जारी किया। इसमें पार्टी ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साथ ही लोकायुक्त के गठन का वादा किया है। इसके अलावा सत्ता में आने पर आमजन खासकर किसानों को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। इस स्मार्टफोन का खर्च सरकार उठाएगी। पार्टी ने किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही राज्य के शहरी इलाकों में पहले चरण में बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसरों, अस्पतालों और पुस्तकालयों में वाईफाई सेवा देने का वादा किया है। बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। छात्रों को 3G और 4G सुविधायुक्त लैपटॉप और टैबलेट भी देने का वादा किया गया है। साथ ही राज्य में अलग से सिंचाई मंत्रालय के गठन का भी वादा किया गया है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। करुणानिधि ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने
जिलेवार जाकर सभी वर्ग के लोगों से चर्चा की, जिसके बाद इसे तैयार किया गया है। कुछ और अहम खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। रविवार को संसद परिसर में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले शरद यादव ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। रविवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। शरद यादव ने इसका प्रस्ताव रखा और पूरी कार्यकारिणी ने इस पर मुहर लगा दी। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने नीतीश को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लक्ष्य हासिल करेगी। हम अपने समान विचार वाले दल, जो चाहे वो लोक दल की धारा के रहे हों या जनता दल की धारा के रहे हों, उनको धीरे धीरे समेट करके राष्ट्रीय पार्टी बने, इस सपने को सजे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने 2019 नहीं, 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अब 23 अप्रैल को पटना में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष पद संभालेंगे। इससे पहले शरद यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। वो पिछले 10 साल से पार्टी अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि वो आगे भी पार्टी को राष्ट्रीय भूमिका में ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। पहला कदम उन्होंने उठाया कि एक मजबूत हथियार बनना चाहिए, जो था ना पहले। जनता दल बहुत मजबूत पार्टी थी, उसे फिर से बनाना है। शरद जी, आप अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? हमारी भूमिका जैसे 40 साल से है वैसी भूमिका रहेगी। दरअसल शरद यादव को पार्टी नियमों की वजह से चौथी बार अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। उनको तीसरी बार पार्टी की कमान देने के लिए भी संविधान में बदलाव करना पड़ा था। इस बीच पार्टी ने फैसला किया है कि वो 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ विलय पर भी बात चल रही है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक जिंदगी जो समर्पित रही बचपन को। मेरे स्कूल का पहला दिन ही मेरी आत्मा को जगाने वाला दिन था। जिनकी आंखों में आज भी एक सपना पलता है। क्यों कई बच्चे काम करने के लिए पैदा होते हैं और हम जैसे बच्चे सपने देखकर बड़े बनने के लिए पैदा होते हैं। मिली शख्सियत में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केरल के कोल्लम जिले के पुत्तिंगल मंदिर में रविवार भीषण आग लगने से हुए हादसे में 110 लोगों की मौत हो गई, जबकि 383 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कोल्लम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। तस्वीरें कोल्लम के मंदिर में आग के बाद का दर्दनाक मंजर बयां करने के लिए काफ़ी हैं। हादसा इतना बड़ा था कि खबर मिलते ही प्रधानमंत्री ने कोल्लम जाने का फैसला किया और रविवार दोपहर यहां पहुंचे। उनके साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी थी। उन्होंने मंदिर का दौरा किया, जख्मी लोगों से अस्पताल में बात की, साथ ही केरल के मुख्यमंत्री को मदद का भरोसा भी दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो सीरियस पेशेंट है, अगर उनको मुंबई, दिल्ली कहीं पर भी शिफ्ट करना होगा तो भारत सरकार तुरंत व्यवस्था करेगी। भारत सरकार पूरी तरह इस संकट की घड़ी में केरल के साथ है, दुखी परिवारों के साथ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कोल्लम पहुंचे। राहत और बचाव में तेजी से काम करने के लिए केरल सरकार की तारीफ की और पार्टी की तरफ से हर मुमकिन मदद की बात कही। As far as the state government is concerned and Chandy ji and others are concerned, we will do whatever is possible. If there's something that is required to be raised in Parliament at the central level, we'll do that also. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री ओमान चांडी को पत्र लिखकर बिना किसी देरी के मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। केरल सरकार ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे। राज्य पुलिस की अपराध शाखा भी इस मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। We are
making all our efforts to give the best medical treatment to all the 383 persons. डिटेल जांच के लिए हमने ऑर्डर किए हैं। जुडिशियल प्रोब की आज डिसीजन हुआ है और इधर जो पुलिस ने ये केस रजिस्टर करके इसको क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर भी किया है। उधर केरल पुलिस ने हादसे को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंजूर सीमा से ज्यादा पटाखे जमा करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद भी किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस तरह की दुर्घटना पहली बार देखने में आई है, लेकिन दूसरे धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ इसको एक समानता जरूर जोड़ती है, वो है प्रशासनिक लापरवाही। हालांकि अब मृतकों को तो वापस लेकर के नहीं आया जा सकता है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन इस दुर्घटना से जरूर कुछ सबक लेगा और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ कोल्लम से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सूखे से जूझ रहे किसानों की राहत के लिए 1304 करोड़ रुपए की सहायता दी है। राज्य सरकार को कहा गया है कि ये राशि किसानों के बैंक खातों में 1 हफ्ते के भीतर पहुंच जानी चाहिए। साथ ही इन इलाकों में मनरेगा के लिए कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये बैठक प्रधानमंत्री के उस निर्देश के तहत हुई जिसमें बुंदेलखंड, विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा करने को कहा गया था। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि बुंदेलखंड के महोबा, चित्रकूट और बांदा जिलों में पीने का पानी मुहैया कराने के लिए व्यापक योजना तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ओडिशा में मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है। उत्तर भारत में गर्मी अभी से कहर बरपा रही है। सूरज के झुलसाते थपेड़ों ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। गर्मी से बचने के लिए लोग चेहरे को कपड़े से लपेटकर बाहर निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिणी जिलों में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं ओडिशा में पिछले कुछ दिनों में बढ़ती गर्मी और लू की वजह से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। रविवार को भुवनेश्वर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री को पार कर गया। लू लगने से राज्य में अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी और लू से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की आशंका जताई है। This summer we are expecting the highest maximum temperature also in Andhra Pradesh and Telangana also. Some places may touch 47 or 48 degrees centigrade also this year. वहीं गुजरात में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से बचने के लिए हर कोई अलग अलग उपाय अपना रहा है। गले को तर करने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई है, इसलिए कुछ गर्मी ज़्यादा लग रही है। अब हमें मैसेजेस फैलाने चाहिए कि पॉल्यूशन कम किया जाए, ताकि इससे गर्मी थोड़ी बहुत कम हो सके तो हम लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं। इस टाइम पे भी अगर कहीं जाना चाहते हैं तो इजीली जा सकते हैं। वहीं गर्मी बढ़ने से कई राज्यों में पानी का संकट भी गहरा गया है। गर्मी के कारण तालाबों के सूखने से जहां एक ओर शहर जल संकट की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर मवेशियों को भी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर लीक मामले में बेहद निष्पक्ष जांच चल रही है। वित्त मंत्री ने जांच से खुद को अलग करने की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मांग को भी खारिज कर दिया। इस बीच विवादों में घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने रविवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया। बावजूद इसके विपक्ष कैमरन के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। रविवार को वित्त मंत्री ने कोलकाता में कहा कि पनामा लीक मामले में कई एजेंसियां पूरी तरह निष्पक्ष जांच कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जब जांच के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस समेत विपक्ष के पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं होगा। अपने करीबी पर लगे आरोपों के बाद वित्त मंत्री ने इस जांच से खुद को अलग करने की विपक्ष की मांग भी खारिज कर दी। There is a very impartial probe going on. It's a multi-agency probe.
and when the details will come out, the Congress will not have many reasons to celebrate. उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। पनामा पेपर्स में अपने पिता का नाम आने के बाद कैमरन ने रविवार को वित्तीय लेन देन, संपत्ति और टैक्स रिटर्न से जुड़े सभी ब्यौरे सार्वजनिक कर दिए। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। टैक्स रिटर्न में 2009 से 2015 के बीच मां से मिले पैसों के जिक्र पर विपक्ष ने कैमरन को फिर सवालों के घेरे में ले लिया। I want to see the papers. We need to know what he's actually returned as a tax return. We need to know why he put this money overseas in the first place and whether he made anything out of it or not before 2010 when he became Prime Minister. पनामा पेपर लीक विवाद में अब माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कत भी फंस गए हैं। लीक हुए दस्तावेजों में एक मंत्री का नाम आने के बाद माल्टा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने जोसेफ के इस्तीफे की मांग की है। jien ġejt niddefendi s-servizzi finanzjarji ta' pajjiżi jgħidulu l-ewwel ħaġa li missek għamilt huwa illi tajt lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri itilqu li l-barra। इस बीच पनामा ने कहा है कि वो टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में जानकारी देने को तैयार है। पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वरेला ने कहा कि वो देश के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रविवार को राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में भूकंप से 6 लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश पर्वतमाला में था। रविवार को आए भूकंप के झटके से लोगों में अफरा तफरी फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। अफगानिस्तान के हिंदू कुश की पहाड़ियों में आए भूकंप के झटके पाकिस्तान और दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में महसूस किए गए। खाना खा रहा था, अचानक एकदम जलजला आया। ठीक ठाक आया, मैं बाहर निकला तो ये ऊपर से ये सारी बिल्डिंग जो थी ये हिलनी शुरू हो गई, यानी कि काफ़ी तेज़ जलजला था और चांस है, कह रहे हैं कि दोबारा फिर आएगा ये। पाकिस्तान के कई इलाकों में तेज झटकों से काफी नुकसान पहुंचा है। पेशावर में 27 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक हमारे पास 27 बंदे रिपोर्ट हुए हैं इनिशियली और 27 सारे माइनर इंजरीज हैं। कोई कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग नहीं है, किसी किस्म की बड़ी इंजरीज नहीं हैं। 27 में से 18 से 20 हमने रुखसत भी कर दी हैं फर्स्ट एड के बाद। पाकिस्तान में भूकंप से 6 लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियों में था। जो भी इसकी डेप्थ 203 किलोमीटर है और ये अफगानिस्तान बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर रीजन पर इसका एपिसेंटर बना जहां से ये बस्ट हुआ है। वहीं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अलावा राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से दिल्ली मेट्रो सेवा भी कुछ मिनट के लिए बाधित रही। हालांकि कहीं से जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई। जब हम काम कर रहे थे तो अचानक से हमें भूकंप और ज़्यादा फील होना शुरू हुआ था। बड़ा हल्का हल्का पहले आ रहा था, फिर अचानक से बहुत तेज़ आने लग गया। तो अचानक से पूरे टीवी वीवी सब हिलने लग गए, वो पानी का कैन हिलने लग गया था। तो हम सब में एकदम सब डर के मारे हम सारे ऑफिस के कलीग सारे नीचे भाग के नीचे आने लग गए थे। पिछले साल अक्टूबर में इस इलाके में रिक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल साहब की आज जयंती है। आइए याद करते हैं सहगल साहब को उनके यादगार सिने सफर के जरिए। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। ये अद्भुत आवाज, गायकी का अंदाज और सधे हुए सुरों का सौंदर्य। क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। कुंदन लाल सहगल साहब को हिंदी सिने संगीत का कोहिनूर यूं ही नहीं कहा जाता। एक ऐसी आवाज जिसकी तारीफ करने का नहीं बल्कि इबादत करने का दिल करता है। हिंदी सिने संगीत को अपनी बेमिसाल आवाज और बेहतरीन गीतों से समृद्ध करने वाले के.एल. सहगल साहब का जन्म आज ही के दिन 1904 में जम्मू में हुआ। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। जितनी बेहतरीन गायकी उतना ही बेहतरीन अभिनय भी। प्रकाश, क्या ये सब ठीक है?
ठीक, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ दीनू भाई। ठीक, लो मेरे पाँव की मिट्टी लो। 1932 में जिंदा लाश से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले सहगल साहब ने देवदास, मिर्जा गालिब, तानसेन, शाहजहां, स्ट्रीट सिंगर दुश्मन, रूपलेखा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज तुम्हें सारा, एक बंगला बने न्यारा। उस दौर में प्लेबैक सिंगिंग का चलन नहीं था। ऐसे में अभिनेता गीत खुद ही गाते थे। ऐसे में केएल सहगल साहब के अभिनय और गायकी दोनों ही अंदाज उभर कर सामने आए। 42 साल की उम्र में 18 जनवरी 1947 को सहगल साहब ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। असम की 61 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 688 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीएमके का घोषणा पत्र जारी। पूर्ण शराबबंदी और लोकायुक्त के गठन का वादा। किसानों की ऋण माफी के साथ अलग सिंचाई मंत्रालय बनाने का ऐलान। कोल्लम हादसे में अब तक 110 लोगों की मौत। पीड़ितों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिए सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। नीतीश कुमार पहली बार बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। आरएलडी के साथ विलय पर अजीत सिंह से बातचीत जारी। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए 1300 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। राज्य सरकार को 1 हफ्ते के भीतर किसानों के खाते में राशि पहुंचाने का निर्देश। मनरेगा के तहत 150 दिन मिलेगा काम। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए लोकतंत्र 2016 मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।